यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव वित्त और अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, संस्थान के निदेशक के धीमान जी, शाखा अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी, और अभी वर्चुअली जिन्होंने कोविड-19 पर अपना एक प्रेजेंटेशन हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, डीजी आईसीएमआर प्रोफेसर गुरनाम भार्गव जी, एसजीपीजीआई के सभी यहाँ पर उपस्थित सीनियर फैकल्टीज और उपस्थित इस संस्थान से जुड़े हुए सभी यहाँ के चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले आप सबको इस संस्थान के 37 वर्ष इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और इस संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज एचजीपीसीआई और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू पर साइन किया है, जिसमें टेलीमेडिसिन आईसीयू के लिए ₹7 करोड़ की सुविधा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से फंड से एचजीपीसीआई को यहां प्रदान कर रहा है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से धन्यवाद देते हुए एचजीपीसीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को इस सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए संस्थान को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में टेलीमेडिसिन आज की आवश्यकता है और हम लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में टेलीमेडिसिन की उपयोगिता को बहुत नजदीक से महसूस किया है। लॉकडाउन के बाद जब कोविड-19 के केसेस बढ़े तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश और 24 करोड़ लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से भी बचाना है और जो लोग कोविड-19 की चपेट में आ गए हों उन्हें बेहतर उपचार देकर के सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी है। इसके लिए हर एक जनपद में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। जहां पे हमारे पास मेडिकल कॉलेज थे वहां पर मेडिकल कॉलेजेस में, जहां मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे वहां पर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को या फिर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट की खाली बिल्डिंग थी जिसको हम लोग 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना सकते थे, तो हम लोगों ने वहां पर उसे कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया। और उस समय मैं इस बात को महसूस किया, प्रारंभिक 2 महीनों के अंदर मेरे मन में इस बात को आया कि अगर हम लोग, जब भी मैं हॉस्पिटल्स में फोन से बातचीत करके पूछता था क्या स्थिति है, क्योंकि हमने 3 टायर व्यवस्था की थी और जिले के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय भी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कार्यालय भी उन लोगों के साथ संवाद बनाएगा, प्रत्येक मरीज के साथ, प्रत्येक
विशेषज्ञ के साथ, पैरामेडिक्स के साथ, वहां से जो बातें क्षण करके हमारे सामने आती थी, उसमें महसूस होता था कि वास्तव में बहुत सारी जगह हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं थे। तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 3 संस्थानों को, एससीपीजीआई को, केजीएमयू को और आरएमएल को इस बात की जिम्मेदारी थी कि वर्चुअल आईसीयू ये लोग प्रारंभ करें। और मुझे लगता है कि एससीपीजीआई ने जो वर्चुअल आईसीयू यहां से प्रारंभ किया बहुत सफल रहा है, क्योंकि वह प्रदेश के अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस को हम लोगों ने इसके माध्यम से जोड़ा है और आज प्रदेश के 6 संस्थान को टेलीमेडिसिन के साथ जोड़ने के लिए मेडिसिन की इस आईसीयू की सुविधा के साथ जोड़ने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यहां पर सीएसआर से मदद किया है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में किसी भी संस्थान के लिए 37 वर्ष का समय अपने को साबित करने का एक समय हो, परिलक्षी कालावधि होती है। इस अवधि में हम पता लगा सकते हैं कि संस्थान की दिशा क्या है, संस्थान कहां जा रहा है और संस्थान के सामने आगे का भविष्य कैसा है। और अगर कहा जाए तो 37 वर्ष एससीपीजीआई के इतिहास में बहुत गौरवशाली रहे हैं और एक नए विश्वास के साथ में प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य भी एससीपीजीआई को देखते हैं। जहां एससीपीजीआई से जुड़े हुए जहां के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के जो मेडिकल से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए जहां एक बहुत गौरव की बात है, लेकिन वहीं हम सबके सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे निकल सकते हैं, यह भी हमारे लिए वास्तव में उसकी तैयारी के लिए हम सबको अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। याद करना, जहां संभावना होती है लोगों की अपेक्षाएं भी वहां होती है, और जहां पर लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, वहां लोग अपेक्षा भी नहीं करते। और हमेशा जिससे अपेक्षा होती है और अगर हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं तो वही हमारे जीवन को यशस्वी बनाता है, वही हमारे जीवन को अन्य लोगों के लिए यादगार बनाता है और फिर वह यात्रा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनती है। और यह चैलेंज आज एससीपीजीआई के पास है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अब एम्स जैसे संस्थान आ चुके हैं। मैं हमेशा इस बात का बहुत विरोधी रहा जब एससीपीजीआई की तरफ से आता था कि हमें एम्स के समकक्ष मान्यता मिलनी चाहिए। मैं कहता था इसको स्वयं भी इसके पास क्षमता है कि एम्स से आगे जा सकता है, लेकिन हम लोग जो एक मानसिकता हो जाती है कि नहीं हम भी उसके पीछे चलेंगे। यानी मेडिकल का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम लोग टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च के माध्यम से अपने आप को साबित कर सकते हैं, और एससीपीजीआई की स्थापना के पीछे का उद्देश्य ही यही था। एससीपीजीआई ने इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल भी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मानसिकता थी कि हमें भी समकक्षता चाहिए और समकक्षता के नाते हम पिछड़ों होते हुए दिखाई दिए, मुझे लगता है उससे उभरना पड़ेगा और एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए एससीपीजीआई को खड़ा होना पड़ेगा। याद करिए, वर्ष 2020 तक आपके पास प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एससीपीजीआई है, लेकिन 2021 में उत्तर प्रदेश में 2 नए एम्स फुल फ्लेज चालू होने वाले हैं, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। इसके साथ ही एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी भी प्रारंभ हो रहा है, और प्रदेश के अंदर अन्य संस्थान को भी विकसित करने की बड़ी कार्य योजना हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। हम लोग जानते हैं यहां पर कार्य का लोड बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा मानना है कि जहां पे इतनी संभावनाएं, उन्हीं के बीच में हमें अपनी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाना है। वहां पे आपके लिए ट्रीटमेंट, यानी पूरा का पूरा आपका सिस्टमिक ट्रीटमेंट पर आ जाए।
अरे टीचिंग के माध्यम से रिसर्च को आगे बढ़ाना, इन संभावनाओं के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एससीपीजीआई के लिए उत्तर प्रदेश उपलब्ध है। उस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करना और उसके लिए कार्य करना। मैं इस बात को मानता हूं कि एक सामान्य मरीज एससीपीजीआई में नहीं आता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या मेडिकल कॉलेज से रिफर होने के बाद ही कोई पेशेंट यहां पर आता है। और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस का एक बहुत अच्छा तंत्र विकसित किया है। 1947 से लेकर के 2016-17 तक प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2017 से 2020 के बीच में हम लोग वर्तमान में 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नए बना रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कितनी तेजी के साथ प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। और ये 30 मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ हर एक जिले में हम लोग एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उपलब्ध करा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, सीएचसी का, पीएचसी के स्ट्रेंथनिंग की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। और जिन्हें सब नहीं लगता, जिन्हें लगता है कि आज से 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश है, उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। और जिन्होंने नजदीक से इसे देखा है, वे लोग इस बात के लिए आश्वस्त थे कि कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई बहुत मजबूती से जीतेंगे। और जिन्हें मालूम नहीं था वे सशंकित थे और हम भी कहते थे हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में बात काम नहीं होने देंगे। और हमें प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने 3-3.5 वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया, आज उसका परिणाम कोविड-19 के मैनेजमेंट में हम सबको देखने को मिला। और आज उसका परिणाम ही है कि जब WHO जैसी संस्थाएं भी उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को उसकी सराहना करने से अपने को रोक नहीं पाती है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन इसमें एक एक संस्थान ने योगदान दिया, हर एक स्तर पर, हर एक टीम ने। यहां पे हमारे जितने भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे, उनमें जो भी उनके साथ जो भी चिकित्सक जुड़े थे या मेडिकल संस्थान से जुड़े थे, जो फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए थे, वे सभी को उसमें योगदान दे ही रहे थे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर, जिले स्तर पर भी हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बनाए थे। वहां से भी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने स्तर पर वहां पर योगदान दिया। बहुत सारी जगह हम लोगों ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया था, क्योंकि हम लोगों ने उसके लिए पहले शर्त ये रखी थी कि कोविड हॉस्पिटल और नॉन कोविड अलग अलग होंगे और कोविड और नॉन कोविड को हम एक साथ नहीं रहने देंगे, एक संस्थान में, एक बिल्डिंग पे नहीं रहने देंगे। और उसका परिणाम बहुत अच्छा हमारे सामने आया और हम लोगों को उसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई। लेकिन अभी जो प्रोफेसर प्रणा भार्गव कह रहे थे कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन तब तक हमें कुछ सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। लेकिन उस सावधानी में हम पलायन कर जाएं, ये हम सबके लिए चिंताजनक स्थिति है। और मैंने कोविड-19 के दौरान देखा बहुत सारे लोग तो पलायन का रास्ता अपना लिए। हम लोगों को कोविड हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े कि लोग वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं देखने के लिए। थोड़ा चेक करो, पैरामेडिक्स वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सीनियर फैकल्टी वहां जा रही है कि नहीं जा रही है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये नौबत भी आई तो उसका विकल्प भी निकला। और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा अवसर था हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, जब हेल्थ केयर के लिए हम जन विश्वास को एक बार फिर से अर्जित कर सकते थे। और जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया उन्होंने जन प्रतिष्ठा को, जन विश्वास को जीता है। लेकिन जहां पर कमजोर कार्य हुआ, लापरवाही हुई, वहां से जनता ने उसी प्रकार की नेगेटिविटी उन संस्थानों के प्रति और उन लोगों के प्रति व्यक्त भी की है। क्योंकि एक एक व्यक्ति, कोविड जैसी बीमारी तो ऐसी है कि जहां पे हर व्यक्ति के पास आज के दिन पे स्मार्टफोन है, वो एक एक प्रतिक्रिया वहां से हम लोगों के पास देखता था। और हम लोगों ने एक एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 बार प्रतिदिन संवाद कराते थे। और उसका परिणाम क्या होता था कि लोग
एक एक जानकारी हम लोगों के पास आती थी। कैसे उन्हें भोजन मिल रहा है, उनके वार्ड में सफाई है कि नहीं है, उनके वार्ड में बेडशीट बदली जा रही कि नहीं जा रही है, वहां पैरामेडिक्स उपस्थित रहता है कि नहीं रहता है, वहां पे डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप अगर डॉक्टर नहीं आए हैं, पैरामेडिक्स नहीं आए, तो आप हमें ही नोट करा दीजिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, आप ही बता दीजिए। हम दोनों से बात करते थे, होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट से भी और जो हॉस्पिटल में है उससे भी हम लोगों का निरंतर इस प्रकार का संवाद होता था। और उसका परिणाम था कि जहां पर थोड़ी भी लापरवाही होती थी तो वहां पर शासन फिर से वहां पर पहल करके उसको दूर करने का प्रयास करता था और उसका परिणाम हम सबके सामने अच्छे ढंग से आया। और खासतौर पर मैं धन्यवाद दूंगा ICPGI को, जिन्होंने वर्चुअल आईसीयू को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा करके प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को एक विशेषज्ञ जो टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी थी, आईसीयू की फैसिलिटी थी, उससे लाभान्वित किया। इसका काफी बड़ा लाभ प्रदेश के बहुत जो कोमॉर्बिड पेशेंट थे उनको इसका बहुत लाभ हुआ। लेकिन अभी एक लंबी यात्रा आगे लेकर चलनी है और याद करना कि अगर हम समय के अनुरूप नहीं चले, समय के धारा के अनुरूप अगर हम लोगों ने आज के परिप्रेक्ष्य में अपने को नहीं ढाला तो हम पिछड़ जाएंगे, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। एम्स जैसे संस्थान से आपका प्रतिस्पर्धा अब होने वाली है। तकनीक से आप सबको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और जिससे जो आपके सामने आने वाले समय की चैलेंजेस होंगे उस जिससे आप अपनी तैयारी करें। और मैं सबसे पहले तो ICPGI से कहूंगा कि आप अपनी जनरल ओपीडी प्रारंभ कर दीजिए। अब कोरोना से बहुत भयभीत मत होइए, सावधानी और सतर्कता रखिए। और डॉक्टर ही ओपीडी छोड़ करके गायब हो जाएगा तब तो फिर हमने इस मामले में रिसर्च कर लिया, तब तो हम लोग फिर इसके आगे के उपचार के लिए और जो एक कॉमन मैन के अंदर भय है, प्राइवेट हॉस्पिटल अधिकतर अपनी जनरल ओपीडी प्रारंभ कर चुके हैं और अधिकतर क्षेत्रों में जनरल ओपीडी चल रही है। ICPGI क्यों नहीं कर पा रहा है, AGMU क्यों नहीं कर पा रहा है, RML क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर सकते हैं, ये हमें तत्काल अपनी प्रारंभ करनी पड़ेगी। दूसरा, शासन की उन योजनाओं को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे आयुष्मान भारत की योजना है, आयुष्मान भारत में भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के हर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पेशेंट को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रही है। आयुष्मान भारत की ये सुविधा उन गरीबों को हर एक को मिले। हमें ये देखना चाहिए कि ICPGI जैसा संस्थान हर एक पेशेंट के लिए बिना भेदभाव के स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है। यहाँ पे सिफारिश ही नहीं बल्कि कोई भी पेशेंट आएगा उसको हम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आयुष्मान भारत की सफलता एक गरीब पेशेंट को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा पर निर्भर करेगी और जिससे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यद्यपि आयुष्मान भारत में यहाँ पे लगभग 750-800 के आसपास पेशेंट को ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई, लेकिन ये बढ़नी चाहिए और अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए। ICPGI का ट्रॉमा सेंटर बहुत दिनों तक बहुत त्रिशंकु कर लटका हुआ था। AGMU चलाएगा, ICPGI चलाएगा, कोई और चलाएगा, कोई और चलाएगा। अंत मैंने कहा मैंने कभी नहीं ICPGI उसको चलाएगा। ICPGI के नजदीक ICPGI को चलाना चाहिए और ICPGI ने वहां पे कोविड हॉस्पिटल बनाया। आपने देखा होगा कोविड हॉस्पिटल से जो कोई भी कोविड हॉस्पिटल में आपके यहाँ आया वो संतुष्ट होकर के गया। उसने प्रारंभिक रूप में कुछ थोड़ी बहुत शिकायत आई होंगी, लेकिन बाद में जब वहां पर सभी सीनियर फैकल्टी जानी प्रारंभ हुई, उसके बाद ट्रॉमा सेंटर में जो कोविड हॉस्पिटल बना, कोविड हॉस्पिटल में एक नई पहचान दी है और ICPGI की जो विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं थी उससे लोगों के मन में एक विश्वास इस आपदा काल के अंदर भी भरने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं चाहूंगा कि आफ्टर कोविड हमें ट्रॉमा सेंटर को फिर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे ढंग से संचालित करना चाहिए, क्योंकि ये
उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है राष्ट्रीय प्रत्यक्ष में, हम लोग देखेंगे तो वह वर्तमान की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत सहायक हो सकता है जो जिसके लिए एसजीपीजीआई जाना जाता है। यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अभी हमें अपने कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। खासतौर पर जो टेक्नोलॉजी विभाग में क्रियाशील करने की कार्रवाई है, या यहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कार्रवाई है, लिवर ट्रांसप्लांट का है, या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा को, ये सब कार्य पीजीआई में अब तक प्रारंभ हो जाने चाहिए। पीजीआई जैसा संस्थान ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है, और इसमें अगर हम पीछे रह गए, कोई नए संस्थान आगे आकर के अगर इस कार्य को जो पहला कार्य करेगा वो इसमें लीड कर लेता है, और हमें तकनीक के साथ अपने को अपडेट करना पड़ेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, या किसी भी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इसकी दिशा में हमें तेजी से कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी टीम को इसके लिए तैयार नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। और जो आज के दिन पर प्रदेश के अंदर पीजीआई की जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के अनुरूप हम लोगों को इस पर कार्य करना होगा। और आज के इस अवसर पर जब पीजीआई अपने 37वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम कर रहा है, तो मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि एक एडवांस डायबिटीज सेंटर की स्थापना के हिसाब में भी पीजीआई काम करेगा तो बहुत अच्छा होगा। राज्य सरकार इस दिशा में आप लोगों को हर प्रकार का सहयोग करेगा, और जहां पर कोई भी संस्थान कार्य आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है वहां पे दिशा ठीक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। वहां पर उसके सामने न फंड की प्रॉब्लम हो सकती है, और न उसके सामने अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसके सामने नहीं हो सकती है, कहीं भी किसी भी प्रकार की। मैंने इसीलिए जब विभाग का दायित्व दिया तो मैंने वित्त मंत्री को ही ये विभाग भी दिया, जिससे वित्त की कोई समस्या आपके पास आने पाए। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के कार्य बाधित करना ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करके यहां से भेजें, और इसी में पीजीआई की प्रतिष्ठा है। यस और अपयस व्यक्ति की कृत्यों पर निर्भर करता है। अच्छा करेंगे, यस के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे या चैलेंज से भागेंगे तो अपयस के भागीदार बनेंगे। प्रदेश में मुझे याद है जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आयोजन था, तो जनता कर्फ्यू के बाद सायंकाल मेरे पास पहले उपराष्ट्रपति जी का फिर राष्ट्रपति जी का फोन आया। दोनों ने एक ही बार में चिंता व्यक्त की। 22 मार्च को मुझे याद है शाम के समय दोनों का फोन आया। दोनों ने कहा योगी जी कोरोना आ गया है, हम लोग यूपी के बारे में चिंतित हैं, क्या होगा यूपी का। मैंने कहा क्या समस्या है यूपी से। उन्होंने कहा यूपी कैसे बचेगा, इतना पुअर हेल्थ सिस्टम वहां का, इतनी घनी आबादी, और हमें तो भय है कि लॉकडाउन अगर लगता है, तब तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन अगर बंदी होती है और लगभग 1 करोड़ के आसपास यूपी के माइग्रेंट लेबर यूपी में आएंगे तो यूपी में आप किसी को बचा नहीं पाएंगे। और आपने देखा होगा अगर हम भी उन लोगों की तरह भागे होते जिन्होंने सेल्फ क्वारंटीन में अपने को डाला था, तो क्या हम यूपी को बचा पाते? 25 मार्च से लेकर के आज भी सुबह, आज सुबह 11 बजे से हम लोग डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में मुझे जाना था 11 बजे से, लेकिन 11 बजे के पहले मैंने कोविड-19 की बैठक ली है। यानी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने बैठक फिजिकली, और अगर मैं लखनऊ से बाहर हूं तो मैंने वहां से वीसी के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से इसकी बैठक ली है। एक एक संस्थान के बारे में, एक एक पेशेंट के बारे में, एक एक मौत के बारे में, कहां पे मौत कैसे हुई, क्या कारण है, क्या हम आगे सुविधा दे रहे हैं, इन सब के बारे में निरंतर हम लोग बैठक दे रहे हैं। और केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं, शुरुआत में तो आपने देखा होगा स्वास्थ्य हेल्थ की प्रॉब्लम कम, शुरुआत में तो व्यवस्था की थी,
डोर स्टेप डिलीवरी कैसे हमें देना है, कैसे एक एक व्यक्ति तक हमें खाद्यान्न पहुंचाना है, कैसे हम लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर हम उन सुविधाओं को दे सके। माइग्रेंट लेबर जब आना प्रारंभ हुई तो सुरक्षित उन्हें घर तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे हम उनको सुरक्षित रखेंगे, कैसे हम क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था का संचालन करेंगे, ये सभी चैलेंजेस थे। लेकिन हम लोगों ने प्लान का रास्ता नहीं अपनाया। हमने उस चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हुए एक एक चुनौती आती गई और हम सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हुए सफलता की नई ऊंचाई को प्राप्त करते गए। और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर कोविड पॉजिटिविटी में भी और सेफार में उत्तर प्रदेश का परिणाम देश की किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर उदाहरण है। और इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि टीम वर्क है, यह व्यक्ति के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी वो उतना ही महत्व रखता है। इस टीम वर्क को लेकर के हम लोग बेहतरीन कार्य कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि एसजीपीजीआई इसके लिए अपने आप को तैयार कर पाएगा तो वास्तव में न केवल संस्थान का जो यशस्वी और गौरवशाली अतीत रहा है वह उसको भविष्य में भी इसी गौरवशाली व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर किसी भी एक स्तर पर लापरवाही हुई तो स्वाभाविक रूप से उस यश के साथ हर व्यक्ति भी यश का भागीदार बनता है, संस्थान का एक एक व्यक्ति। और जब किसी संस्थान के साथ अपयश जुड़ता है तो उस अपयश का भागीदार हर एक व्यक्ति भी बनता है। टॉप टू बॉटम हर एक व्यक्ति, कोई भी उससे वंचित नहीं रह सकता है। एक हम पर निर्भर करेगा हम किस रूप में से आगे बढ़ना चाहेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि 37 वर्षों की गौरवशाली परंपरा को आप और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एसजीपीजीआई के लिए जो वर्तमान के संकल्प हैं, वर्तमान की जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए हम लोग नए संकल्पों के पथ पर आगे बढ़ सके। इस विश्वास के साथ मैं 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एसजीपीजीआई की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही एसजीपीजीआई स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश और देश के अंदर एक नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।